बच्चे लोग, ये 9th के कुछ बच्चे थे जिनका मैसेज आया हुआ था कि सर कुछ सवाल हैं, इसमें हमको डाउट है। तो उन्होंने जो जितनी भी चीज़ें मेरे को भेजी थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ। कल उनका पेपर भी है। देखो, हमको क्या चीज़ पढ़नी है, पहले प्राइम फैक्टर, आवाज गुणनखंड, फिर एलसीएम, एचसीएफ, जीरो, शून्यक निकालना, दूरी सूत्र, रूट, नेचर ऑफ रूट, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना और विभक्तिकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं एक एक सवाल सब चीज़ों को बताते जा रहा हूँ ना, मिटाते जा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ी इस वीडियो को बनाना नहीं है। हाँ, सवाल को बार बार देख लेना और दूसरे सवाल इससे करके देख लेना, निश्चित तौर से बन जाएंगे, ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है। जैसे 140, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर की समझ मैं जानता हूँ कि आपको होगी, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। जैसे प्राइम फैक्टर आप किस किस को बोलते हैं, 1 2 3, तो घेला चंदो 1 नहीं होता, आपको पहले ही बताया था। 2 3 5, ठीक है, 7 11, ये सब आपके क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ये 70 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है, लेकिन चूंकि प्राइम फैक्टर में एक रूल है कि पहले आप छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम से चलते जाइए। तो आपको 5 लेना पड़ेगा, 5 7 35 और ये 7 एकम 7। कुछ नहीं, इसको 2 × 2 × 5 × 7 हम लिख सकते हैं और यही आपका क्या है, आंसर। यही आपके प्राइम फैक्टर है, ठीक है। एक सवाल और कर दे रहा हूँ जल्दी से मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एक सवाल और है कि 5005, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी संख्या मैंने ले ली है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके इकाई के यूनिट डिजिट में सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड होने से रहा। 3 से डिवाइड होने का रूल आपको बताया था, 5 और 5 ये 10 होता है, तो 10 3 से डिवाइड होता नहीं है, 3 से, ठीक है। अब आ जाएगा 5, तो 5 से तो होगा ही, दिख रहा होगा 0 0 5, ठीक है। अब ये किससे होगा, 5 के बाद 7 आता है, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो ये 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो 7 7 एकम 7, बचेगा 3 3 0 मतलब 30, 7 चौके 28 मतलब 2, 7 तिया 21। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब 7 से जाएगा कि नहीं, 7 से नहीं। अब 7 के बाद क्या आता है, 11 11 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 11 कम 11 11 तिया 33। उसके बाद अब 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, वो 13 ही से जाएगा, 13 5 × 7 × 11 × 13, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने की 2 सवाल थे, मैंने आपको बता दी। ये यही होती है नॉर्मल मेथड उसकी, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ठीक है। मिटा रहा हूँ। अब जब आप प्राइम फैक्टर सीख जाते हैं तो अब आपको निकालना है एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखो, ठीक है। जैसे एक मैं थोड़ा सा सवाल ऐसा ले लेता हूँ कि मुझे चीज़ें समझाने में अच्छा लगे आपको। जैसे 12 15 और 21, ये पहले मैं एक छोटी संख्या ले रहा हूँ, फिर बड़ी भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 15 21 का देखो, अगर हम कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते ना तो उसको देख के सॉल्व कर लेते, लेकिन आपके पास लिखने नंबर है लिखने के। तो देखो आप क्या करते हो, इसमें एक लकीर खींचते हो ऐसे करके, ये करते हो, गलत तरीका है, गलत तरीका है। आपको इन सबको अलग अलग लेना है, ये 12, ये 15 और ये 21। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, जब मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। और अभी हम एलसीएम एचसीएफ पे आ गए हैं। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर निकालो आप, जाहिर सी बात है, 2 फिर 3 और 3 1 जा 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा इसको पावर के रूप में लिखो। जैसे मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15 और 5 एकम 5। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 5 की पावर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती। ये आ जाएगा 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 7 की पावर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले एचसीएफ समझो कि एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या बोला उसने, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखना है भैया हमको, कॉमन फैक्टर क्या है। तो आपको दिख रहा होगा 3, तीनों जगह दिख रहा है कि 3 है कॉमन फैक्टर। अब 3 आंसर नहीं है, एचसीएफ ये कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ठीक है कॉमन फैक्टर तो ले लिया, लेकिन इसकी सबसे छोटी घात,
ऐसा लिखने से आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी घात क्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब में 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर मतलब 3 आपका आंसर है। सपोज यहाँ पर 3 की पावर 1 होता, यहाँ 3 की पावर 2 होता, सॉरी यहाँ पर ये 3 की पावर 3 होता, तो अपना आंसर कितना आता, 3 की पावर 1 ही। क्यों? क्योंकि एचसीएफ कहता है आपको कॉमन फैक्टर तो लेना है लेकिन उसकी सबसे छोटी घात लेनी है, तो 3 की पावर 1 सबसे छोटी घात होती है, यही आपका आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन मैं आपको बता दूं सिंपल सी कहानी इसमें कि सबसे पहले तो आपको ईच टर्म लेना है, हर एक संख्या लेनी है। तो हर एक संख्या देखो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। पूरे प्राइम फैक्टर इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बने हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती। अब एचसीएफ क्या कहता था? कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर। एलसीएम क्या कहता है कि ईच नंबर की सबसे बड़ी पावर। तो देखो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 ही है। 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 5 की सबसे बड़ी पावर 1, 7 की सबसे बड़ी पावर 1, यही आपका आंसर है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप इसको अलग अलग करें, पहली कहानी, दूसरा आप इसको पावर में लिखें। जब आप पावर में लिखेंगे ना तो आपको सिंपल आंसर दिखने लगेगा, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी पावर, और एलसीएम होता है ईच नंबर की सबसे बड़ी घात। तो ये दोनों में फर्क है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक सवाल और लेता हूँ ताकि आपके थोड़े से भेजे में घुस जाए, नहीं तो भैया दिक्कत होगी आगे। चलो एक सवाल और लेता हूँ मैं, और इन दोनों में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 6, 72, 120, ठीक है। तो इसको निकालना है। तो पहली कहानी मैंने कहा था इसको अलग अलग लिखना ताकि आपको आंसर दिखने लगे। 2, 3, 6, 3 एकम 3, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती। इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 36, फिर 18, फिर 9, अब 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे 2, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 15, अब 5 से भी जा सकता है, 3 से, लेकिन पहले छोटा, 3 5 है 15, फिर 5 एकम 5। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अच्छा चलो एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं, 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो मतलब 2 भी है और 3 भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर नहीं। कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, तो छोटी पावर 2 की पावर सबसे 1 सबसे छोटी है, ये 3 की सबसे छोटी पावर 1 ही है, तो 2 × 3 मतलब 6 आपका क्या होगा? एचसीएफ। जब एलसीएम की कहानी आएगी तो देखो ईच नंबर लेना है, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और फिर 5 भी आ जाएगा, लेकिन इनकी कौन सी पावर चाहिए? सबसे बड़ी। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 5 की सबसे बड़ी पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दिया 9 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 9 8 72 × 5 ये हो जाएगा 360, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 32 36, सही है। तो ये होगा आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। ये हो गया आपका एचसीएफ। तो आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जीरोस पे, शून्य पे जल्दी से, ठीक है ना। जीरोस पे तो जैसे एक सवाल ले लेता हूं मैं, x² + 7x + 10, ठीक है। ये एक सवाल है और इसको मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल मेथड फैक्टर मेथड से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। मैं आपको सीधा फॉर्मूले से बता रहा हूँ क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो इसका सिंपल सा, पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये किस रूप में रहता है? इस रूप में, ax² bx + c = 0, ठीक है। x² के इंटू में जो रहता है वो a होता है, x के इंटू में जो रहता है वो b होता है, और आखिरी में जो सिंगल संख्या होती है वो c होती है, ठीक है। तो एक श्रीधराचार्य, एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं हमारे गणित में, उन्होंने एक सूत्र दिया था इसका, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ बताओ, a की वैल्यू यहाँ कितनी है? कुछ नहीं है, ये मत कह देना 1 है। b की वैल्यू बताओ कितनी है? b की वैल्यू कंपेयर करो 7 है। c की वैल्यू कितनी है? कंपेयर करो 10 है। कुछ नहीं, a b c की वैल्यू आ गई, इसमें रखना है, बस आंसर आ जाएगा। देखो माइनस, सूत्र वाला माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस माइनस। अच्छा, इससे कंफ्यूजन नहीं होता प्लस माइनस से। आखिरी में जब पूरा सवाल आपका हो जाएगा तो एक बार आपको प्लस साइड ले लेना है, एक बार माइनस। चलो, तो b² मतलब 7 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और सी की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 एकम 4, 4 धाम 40 अपॉन 2 एकम 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस, अच्छा 49 में 40 जाएंगे तो 9 बचेगा, आपको पता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ करवा दे रहा हूँ क्योंकि जगह की दिक्कत है, उसको मिटा नहीं सकता ही मैं, ठीक है। तो -7 और देखो प्लस माइनस 9, 3 का स्क्वायर होता है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 अपॉन 2। अब कुछ नहीं करना है, एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए तो देखो -7 ये बीच में प्लस ले लिया और अपॉन में 2, तो आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है और 7 में से 3 जाएंगे तो आपको पता है 4, वो भी काय का माइनस का, तो हो जाएगा -2। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। माइनस साइन अगर आप लेते हो तो -7 पहला और ये बीच का माइनस, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 10, 2 पंजे 10, माइनस का 5, तो ये -2 और ये -5, ये आपके क्या है जीरोस, इसी को क्या बोलते हैं जीरोस, ठीक है। इसी को शून्यक बोलते हैं हिंदी में, तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए। अगला करते हैं दूरी सूत्र, ठीक है, चलिए। अब दूरी सूत्र क्या होता है, एक सवाल पहले उसका ले लूं ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आप समझ भी पाओगे। हाँ मिल गया सवाल, चलो। तो सवाल है कि 2, 3 एंड 4, 1 इसके बीच की दूरी, ये दो बिंदु है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये 7 चैप्टर है शायद, मेरे हिसाब से देख लेना, आप चेक कर लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं बता दूं गहला चंदों कि ये x1 है और ये y1 है, ऐसा नहीं समझ लेना ये x1 x2 है, नहीं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सिंपल। इसमें रख दो। x2 आपका कितना है 4, 4 माइनस x1 मतलब 2 का स्क्वायर, y2 कितना है 1 माइनस ये वाला माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस करोगे माइनस का 2 यहाँ भी आएगा। और एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि ये तो 2 का स्क्वायर 4 आप कर देंगे, यहाँ आप दिक्कत करेंगे, लेकिन एक बात बता दूं कि माइनस का स्क्वायर प्लस देता है हमेशा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है। तो ये आपके पास आएगा 8 और यही आपका क्या है आंसर। लेकिन बाजू में एक चीज़ लिखना नहीं भूलना रे, √8 के बाद लिखना यूनिट। क्या लिखना, यूनिट, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, किलोमीटर मीटर निकाल लगते हैं कि नहीं, ऐसे यहाँ पर यूनिट लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती। अब है रूट की बारी, अब है रूट की बारी। तो अब देखो रूट के लिए कहानी फिर से अगेन उस चैप्टर में चले जाते हैं, वहाँ से एक सवाल उठा लेते हैं ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। और एक समीकरण ले लेता हूँ, जैसा भी मैंने आपको सूत्र बताया था, आप चाहो तो उससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इस फॉर्म में है, ठीक है। सूत्र आपको पता है, मैं एक बार फिर से लिख दूंगा। ए की वैल्यू पहले देख लो कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -3, सी की वैल्यू कितनी है -10, ठीक है। सिंपल सा आपका सूत्र होता है माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस b² कितना है -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -10, ठीक है, अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 1। चलो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 धाम 40 और अपॉन 2 एकम 2, ठीक है। 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49 अपॉन 2। अब देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, ये 3 प्लस माइनस 49, 7 का स्क्वायर होता है, 7 बाहर आ जाएगा अपॉन 2। अब एक बार प्लस साइन ले लो, 3 प्लस 7 अपॉन 2, 7 और 3 10 होता है, 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5। और एक बार माइनस ले लो तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में 3 गए 4, वही माइनस का क्योंकि 7 बड़ा है, तो ये माइनस का 2, ये आपके पास आ गए 2 मूल।
तो इसी को सेकंड चैप्टर में शून्यक कहा गया है और इसी चीज को फोर्थ चैप्टर में रूट कहा गया है, मूल कहा गया है। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है, इतना ही अंतर है। चलो इसके बाद सवाल लेते हैं नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट के अंदर जो होता है ना, बस वही लेते हैं, अंडर रूट के बाहर। ठीक है ना, इससे ही चेक करते हैं। अब देखो मूल की नेचर ऑफ रूट मतलब मूल की प्रकृति। मूल 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व किया और कोई आंसर प्लस में आया, कोई संख्या प्लस में आई, तो हम उसको बोलेंगे कि उसकी रियल मतलब वास्तविक मूल है। कैसे मूल है? वास्तविक। अगर नेगेटिव आया है मतलब कोई संख्या ऐसे उसका इसको सॉल्व करेंगे मान लो, और तो इसका आंसर माइनस में आया, तो हम बोलेंगे नॉट रियल, मतलब ये कैसे है? अवास्तविक। और अगर गलती से ये 0 निकल जाता है, क्या निकल जाता है? 0 इसका आंसर, तो हम बोलते हैं कि जो उसके रूट है वो इक्वल है। इक्वल का मतलब समान। हम वो कैसे होता है, एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल लेके मैं आपको समझा दे रहा हूं, मिल जा बाबू। हाँ, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें क्या निकालना है आपको? नेचर ऑफ रूट। ठीक है, a की वैल्यू आपको दिख रही होगी कहाँ, कितनी है? 2। b की वैल्यू -3, c की वैल्यू कितनी है? +5। कुछ नहीं, इसमें रख के देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 पंजे होते हैं 40, प्लस माइनस माइनस, और जब आप घटाओगे तो 31 का आ जाएगा, लेकिन काय का आएगा? माइनस का। माइनस का कितना आ रहा है आपका? 31। और मैंने कहा था अगर माइनस में आंसर आता है तो हम क्या लिखेंगे कि इसके रूट कैसे हैं? नॉट रियल, मतलब अवास्तविक, बस। और यही आंसर अगर प्लस में जाता तो हम क्या लिखते हैं? रियल, वास्तविक। और यहीं अगर 0 आ जाता तो क्या लिखते हैं? इक्वल, समान। इतना सी काम है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला सवाल लेते हैं। और पहले मैं अपरिमेय संख्या नहीं करके विभक्ति करवा दे रहा हूँ, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, और एक सवाल मैं ले लेता हूँ, जो भी बड़ा इजी है। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसमें बोल दिया कि भैया आप d निकालो। ठीक है ना, तो जो आपका पहले सूत्र था बस वही निकालना है। यही d का भी सूत्र यही होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू आपको दिख रही होगी 2, b की वैल्यू आपको दिख रही होगी -4, c की वैल्यू दिख रही होगी 3। तो d इक्वल टू हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस मैंने कहा स्क्वायर प्लस हो जाता है। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, और जब इसको माइनस करोगे तो माइनस का 8 आएगा, और ये आपका d है, मतलब ये आपका विभक्ति कर है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती। और ये आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे दूंगा, और इसको 2-3 बार आप देख लेना। ये है कि आप पास लायक, मैंने समझा दिया आपको, पास तो हो ही जाओगे अगर इतना करोगे तो थोड़ा सा करके देखना। इसके जैसे और सवाल आपको मिले वो भी करके देखो आप, और 101% ठीक है, आपसे बनेगा। चलो अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ईजी, और सबको ऐसे ही करते हैं जैसा मैं कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि माना कि ये एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। पहले मान लो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या को हम कैसे दिखाते हैं? a/b रूप में। यहाँ पर भी b कभी भी 0 नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब √5 को यहीं रहने दो, संख्या को इस तरफ भेज दो, तो ये 7 जो इनटू में है ये डिवाइड में जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं अच्छे से कि a/7b एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु, और ये ऐसा बस हर जगह यही करते हैं, परंतु √5
1 और बीच में देखो काय का साइन लगा है बराबर का, मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए कायदे से परिमेय, लेकिन हम जानते हैं कि ये तो एक परिमेय संख्या है परंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अतः यहाँ विरोधाभास है, यहाँ क्या है विरोधाभास है। अतः और आखिरी में लिखे आओ बस क्या कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। बस यही आपको सिद्ध करना था। यही सवाल को आप 2-3 बार करके देखें। एक आध सवाल अगर आपको और कहीं दिखता है परीक्षा दिन का तो आप करके देखिए, और बस इतना ही है। इतना अगर आपने कर लिया तो बहुत कुछ आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो 9th वाले बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।